गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड इम्यूनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक वर्क ऑफ लुईस पास्चर के कार्य। लुईस पास्चर 1822 में 1822 में फ्रांस में पैदा हुए और 1895 1895 में उनका निधन हो गया। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने केमिस्ट्री में डिग्री हासिल की थी और ये फ्रांस के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के विशेषज्ञ थे। ये जैव वैज्ञानिक और रसायन वैज्ञानिक थे। इन्होंने केमिस्ट्री की डिग्री डिजॉन से ली। फिर इसके बाद ये इंस्टीट्यूट इकोल नॉर्मले सुपीरियर में इन्होंने दाखिला ले लिया। उसके बाद ये वहाँ डायरेक्टर भी बने, प्रोफेसर भी बने इस इंस्टीट्यूट में। और इन्होंने एक संस्था पास्चर इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। इसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे और ये वर्ल्ड के द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट रहे और फ्रांस के नेशनल हीरो रहे हैं। सभी लोग पास्चर का जैसे ही नाम आता है वैसे ही पास्चुराइजेशन एक प्रोसेस है जो कि इन्होंने ईजाद किया था, इन्होंने इसको खोजा था। इसी को सब याद करते हैं, जबकि ये ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया है और इन्होंने बहुत खोजें की हैं, बहुत कंसेप्ट इन्होंने दिए हैं, बहुत सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। तो इनके बारे में आज देखते हैं कि कौन कौन सी खोजें इन्होंने की, कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने दिए, कौन कौन से प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया। सबसे पहले अपन देखते हैं, सबसे पहले मोलिकुलर एसिमेट्री, आणुवीय असममिति, अणुओं में पाई जाने वाली असममिति के बारे में लुईस पास्चर ने बताया। इन्होंने सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल की स्टडी करते हुए देखा, इन्होंने पाया कि केमिकल कंपोजिशन सेम होते हुए भी उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, अलग अलग मॉलिक्यूल की। और इन्होंने नोट किया कि इनकी स्ट्रक्चर एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। मिरर इमेज अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल्स का होता है। जब ये सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के क्रिस्टल की स्टडी कर रहे थे कि ये मिरर इमेज होती है अलग अलग मॉलिक्यूल की और वो सुपर इम्पोज्ड हो जाते हैं, एग्जैक्टली मिरर इमेज होती है। जिस तरह से अपन आईने में अपनी शक्ल देखते हैं तो वो होती तो अपनी एग्जैक्ट अपनी शक्ल है, लेकिन वो उस अपनी मिरर इमेज होती है। उसमें जो दिखाई देती है, अपना जो लेफ़्ट पार्ट है वो उसमें राइट पार्ट दिखाई देता है और जो राइट है वो लेफ़्ट दिखाई देता है। इस तरह से ही इन्होंने ये बताया कि अणुओं में भी ऐसा पाया जाता है। जो मॉलिक्यूलर इस तरह की एसिमेट्री थी, असममिति थी, उसको सीरियलिटी कहते हैं। और ये सीरियलिटी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ब्रांच है केमिस्ट्री की, उसमें सीरियलिटी को पढ़ा जाता है। और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री जो ब्रांच है, इसकी खोज लुईस पास्चर ने की। और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में और मॉलिक्यूलर एसिमेट्री के बारे में पता चलने के बाद में इसके इम्प्लीकेशन मेन जो बायोलॉजी में हुआ वो डीएनए स्ट्रक्चर, जो डीएनए है इसकी स्ट्रक्चर को, डीएनए में पाई जाने वाली सीरियलिटी को इससे समझ पाए और समझा जा सका। और इसके अलावा बहुत सारी मेडिकेशंस का जो अब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, उसमें भी ये जो सीरियलिटी है मॉलिक्यूल्स की के अंदर पाई जाने वाली, इससे ये चीज़ें भी आगे समझना आसान हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन, जो कि ये भी इनके द्वारा लुईस पास्चर के द्वारा दी गई। और लुईस पास्चर ने मिड 1850 में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में बताया। उन्होंने खूब स्टडी करी, लोकल डिस्टिलरी वहाँ पे थी, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन जहाँ होता था उस डिस्टिलरी में वाइन और बियर ये सब बनते थे, जहाँ पे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन को इन्होंने बहुत ध्यान से स्टडी किया। और इन्होंने इससे पाया कि जो फर्मेंटेशन है, इन्होंने जो फर्मेंटेशन की थ्योरी दी वो ये थी, द जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन, कि जो फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन जो एक प्रोसेस होता है जिसमें शुगर होता है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। और
इसके लिए ये फर्मेंटेशन होता कैसे है ये इन्होंने बताया और एक्सपेरिमेंटली इन्होंने एविडेंस दे करके, प्रूव दे करके इसे सिद्ध किया कि फर्मेंटेशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है। स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें आंखों से देखना पॉसिबल नहीं है, जो कि फर्मेंटेशन की क्रिया के लिए जिम्मेदार होते हैं और शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। और यही जो कंसेप्ट है इसे जर्म थ्योरी ऑफ फर्मेंटेशन कहते हैं, जो कि पास्चर के द्वारा दी गई। अब इसके बाद है जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट वो पास्चुराइजेशन, पास्त्रीकरण। ये भी पास्चर के द्वारा दिया गया और ये वो प्रोसेस था जिससे कि जो माइक्रोब्स हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, ये जो खाने के जो प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशली एल्कोहलिक पेय जो फर्मेंटेशन के द्वारा होता है कि शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट ही उन माइक्रोब्स की वजह से होता है और उसमें ये पाए जाते हैं, बियर, वाइन ये होते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि खट्टे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इनको ख़राब होने से बचाने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस ईजाद किया, एक प्रोसेस की खोज की, एक प्रोसेस दिया जिसे पॉस्चराइजेशन कहते हैं कि किस तरह से इन्हें बचाया जा सकता है। क्योंकि जो वहाँ पे बियर और वाइन की इंडस्ट्री चल रही थी, उसमें बियर और वाइन कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। और वो खट्टे क्यों होते थे? क्योंकि पहले भी जो फर्मेंटेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होकर उनका निर्माण होता था, शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट होते थे, और उसका आगे फर्मेंटेशन होने के कारण जो अल्कोहल होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और एसिड में कन्वर्ट होने के कारण वो ख़राब हो जाते हैं, खट्टे हो जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने एक प्रोसेस दिया जिसमें पहले माइक्रोब्स को ख़त्म किया जाता है, जिससे वो आगे अपनी क्रिया करके ख़राब ना कर दें खाने की चीज़ें जो भी हैं उनको। तो उसमें पहले बहुत तेज़ टेम्परेचर पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, फिर अचानक से कम टेम्परेचर पे उसको ठंडा कर दिया जाता है, जो भी मटेरियल अपना है, फूड मटेरियल या फिर अल्कोहलिक पेय पदार्थ हैं। तो फिर वो उनमें जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं और वो स्टरलाइज हो जाता है, वो जो भी अपना खाने की चीज़ होती है, और फिर वो ख़राब नहीं होता है। ये प्रोसेस पॉस्चराइजेशन कहलाता है, जो कि बियर और डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, डेयरी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री है और बियर इंडस्ट्री हैं, इनमें ये काम में आता है, जिसकी वजह से अब इनमें फ़ायदा होता है और ख़राब होने से चीज़ों को बचाया जा सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके रखने में मददगार है। इसके बाद जो इन्होंने एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ माइक्रोब्स के लिए जो दी गई थी, जब पास्चर नहीं थे इससे पहले ये एक थ्योरी खूब प्रचलन में थी, जो कि माइक्रोब्स के ओरिजिन को बताती थी कि माइक्रोब्स नॉन लिविंग चीज़ों से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग चीज़ों से अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। जब तक पास्चर नहीं थे, पास्चर ने स्टडी नहीं करी, उससे पहले ऐसा प्रचलन में था, ये थ्योरी प्रचलन में थी, जैसे कि कुछ चीज़ें अपने आप पैदा हो जाती हैं। जैसे कोई मांस है, ख़राब हुआ मांस है, उससे मैगट, मक्खी के लार्वा पैदा हो जाते हैं, डस्ट से फ्ली पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे प्रचलन में था, लेकिन पास्चर ने इस बात पे विश्वास नहीं किया कि अपने आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं हो सकता है, और इसके लिए इन्होंने कुछ एक एक्सपेरिमेंट किया। बहुत फेमस इनका एक्सपेरिमेंट है कि इन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि अपने आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होते हैं, बायोजेनेसिस होता है उनका। बायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो कंसेप्ट है ये सही नहीं है, इसको डिस्प्रूव किया। इसके लिए इन्होंने एक शोरबा लिया, जिसको इन्होंने गर्म किया, और गर्म करने के बाद इन्होंने जो एक फ्लास्क लिया, जिसकी जो ट्यूब थी, फ्लास्क की ट्यूब एस शेप्ड थी, ऐसी बेंट करी हुई ट्यूब से इसको ओपन रखा, बंद नहीं किया, सील नहीं किया फ्लास्क को, इसमें गर्म करके ठंडा किया हुआ शोरबा रख दिया। और कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि उसके अंदर वो जो शोरबा था अपना, वो उसमें कोई भी माइक्रोबायल ग्रोथ नहीं हुई। और इसके अलावा इन्होंने एक दूसरा फ्लास्क लिया, इसी एक्सपेरिमेंट में सेकंड नंबर पे इन्होंने ये किया कि फ्लास्क लिया और उसमें इन्होंने गर्म करके ठंडा करा हुआ शोरबा रख लिया, और उसके बाद जब ठंडा कर लिया तब इन्होंने इसकी जो बेंट की हुई ये जो ट्यूब थी, इसको इन्होंने तोड़ दिया और उसको ओपन करके रख दिया।
उसके बाद ये देखते हैं कि कुछ टाइम बाद उसमें ऑर्गेनिज्म ग्रू हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाती है, माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म उसमें दिखाई देने लग जाते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने प्रूव किया कि जो बेंड करी हुई ट्यूब थी उसमें, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वाले पोर्ट में इसमें इनकी ग्रोथ नहीं हुई, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं थे, गर्म करने के कारण सारे मर चुके थे। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म एयर में रहते हैं और वहाँ से इसके अंदर एंटर नहीं कर पाए, इसलिए ग्रोथ नहीं हुई। क्योंकि ये जो बेंड किया हुआ बेंटेड जो पार्ट था, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एयर तो अंदर गई लेकिन यहाँ पे ट्रैप होके रह गए, वो अंदर नहीं जा पाए, इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं हुई। और जो फ्लास्क इन्होंने तोड़ दिया उसके अंदर ग्रोथ हो गई, क्योंकि एयर इसमें एंटर कर गई और एयर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं और उनको यहाँ पे फेवरेबल हैबिटेट मिल गया ग्रो करने के लिए और इसमें ग्रोथ दिखाई दी। यदि अपने आप ही पैदा होते लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग चीज़ों से, तो इसमें भी होने चाहिए थे, लेकिन इसमें नहीं हुए। इस एक्सपेरिमेंट से जो पास्चर हैं, इन्होंने जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी इतने दिन से चली आ रही थी, इसको डिस्प्रूव किया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ओरिजिन के लिए बायोजेनेसिस को इन्होंने सपोर्ट किया, बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट किया। और फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी इन्होंने दी, द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ के लिए जर्म थ्योरी इन्होंने दी। तो इस थ्योरी में भी इन्होंने ये बताया कि जैसे फर्मेंटेशन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होते हैं, इसी तरह से जो बीमारियां होती हैं एनिमल की बॉडी में, उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इन्वेजन से, आक्रमण से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एंटर होने से, उनके आक्रमण के कारण ये डिजीज़ पैदा होती हैं, अपने आप डिजीज़ नहीं होती हैं। ये बात इन्होंने बताया। इसी को कि डिजीज़ के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिम्मेदार होते हैं, इसी कंसेप्ट को द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ कहा जाता है। ये भी इन्होंने पास्चर ने बताया। और इस थ्योरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जब तक जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ नहीं आई थी, तब तक यदि किसी के कोई सर्जरी करनी पड़ती थी, जैसे कि उस टाइम के महान सर्जन थे लिस्टर सर्जन जो थे, वो सर्जरी करते थे, लेकिन सर्जरी करने के बाद भी जो घाव होता था वो ठीक नहीं होता था, और जो भी ख़राब पार्ट होता था ऑर्गन, यदि उसको निकाल भी दिया जाए तो भी उस एनिमल की, ह्यूमन बीइंग की डेथ हो जाती थी, क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें काम में ली जाती थी उनमें माइक्रोब्स होते थे, क्योंकि हवा में और सब जगह रहते हैं, तो उनका स्टरलाइजेशन नहीं किया हुआ होता था। तो डिजीज, इस थ्योरी के बाद द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ आई, पास्चर ने दी, इसके बाद ये बात समझ में आ गई कि सब जगह पे माइक्रोब्स हैं और इनकी वजह से बाद में वो घाव ठीक नहीं होता है, उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर लेते हैं सर्जरी के बाद भी। जो घाव हो जाता है, जहाँ टाँके लगाए जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो फिर इन्होंने, जो लिस्टर उस टाइम के बहुत बड़े सर्जन थे, इन्होंने एंटीसेप्टिक मेथड्स सर्जरी में यूज करने चालू कर दिए, जिसकी वजह से फिर वो जो घाव होता था जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ होना बंद हो गया और सब ठीक हो जाता था। तो इसमें भी बहुत प्रोग्रेस हुई। इसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में भी पास्चर ने बताया कि जो बीमारियां होती हैं वो इन्फेक्शियस होती हैं, संक्रामक होती हैं, एक इन्फेक्टेड एनिमल से दूसरे में फैल सकती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं, ये बात भी इन्होंने बताई। और इसके लिए इन्होंने जो काम किया था, फ्रांस का जो सिल्क इंडस्ट्री थी वो उस टाइम डूब रही थी और इसकी तरफ इनका ध्यान गया कि क्या कारण है कि ये सिल्क वर्म है जो सिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये खतरे में चल रहा था, जो सिल्क उद्योग था ये घाटे में चल रहा था, क्योंकि सिल्क वर्म जो थे वो जो पेबेरियन सिल्क वर्म थे वो उस टाइम सिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि वो सिल्क वर्म जो थे उनमें डिजीज़ हो रखी थी एक, जिसका पता नहीं था, और उनमें इन्फेक्शियस डिजीज़ थी, जो कि नए जो मौत के एग्स थे वो ही इन्फेक्ट हो रहे थे उससे, एक सिल्क वर्म से दूसरा इन्फेक्ट हो रहा था। तो हेल्दी सिल्क वर्म जो थे वो भी धीरे धीरे करके सारे रोगग्रस्त होते जा रहे थे। तो इन्होंने इसका जो डिजीज़ का कारण था वो खोजा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये बीमारी हो रही है, और इसको बचाने के लिए जो हेल्दी सिल्क वर्म हैं, जो एग्स हैं, उनको इनसे अलग रखना ज़रूरी है। और ऐसा करने से फिर ये जो सिल्क इंडस्ट्री थी ये फिर से
फलने फूलने लगी और वो जो सिल्क वर्म थे उनको बचाया जा सका, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में इन्होंने बताया जो कि हो रहा था। और इससे ये जो खोज थी फाइसर की, इससे जो एपिडेमियोलॉजी का जो फील्ड था जिसमें कि कोई भी बीमारी यदि होती है तो उसके सोर्स का पता करते हैं और फिर उसको प्रिवेंट करने के लिए उपाय अपनाए जाते हैं, तो ये एपिडेमियोलॉजी जो ब्रांच थी ये इस्टेब्लिश हो गई। इसके बाद इन्होंने जो कंसेप्ट दिया वो था इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षीकरण, कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जिनके कारक माइक्रोब्स होते हैं और उनका प्रतिरक्षीकरण किया जा सकता है। इसके लिए इन्होंने एक कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल को बीमारी से बचाया जा सकता है प्रतिरक्षीकरण करके। प्रतिरक्षीकरण में जो भी बीमारी है, वायरल है, माइक्रोबायल है, बैक्टीरियल है, तो उसमें पहले उसका हल्का इन्फेक्शन करवा दिया जाता है और उसके बाद उसको वो बीमारी नहीं होगी क्योंकि उसकी बॉडी में प्रतिरक्षा पैदा हो जाती है। तो आर्टिफिशियली रूप से प्रतिरक्षीकरण करने की जो शुरुआत थी वो लुईस पास्चर ने की और इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने भेड़ में एंथ्रेक्स नाम की बीमारी होती थी भेड़ में, जिसको इस बीमारी के बैसिलस बैक्टीरिया थे, इनको इन्होंने 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाए हुए, कल्चर करे हुए, जो कि वीक बैक्टीरिया थे, वो इन्होंने एक भेड़ में एंटर करवाए और उसको कुछ वीक के लिए रखा। उसके बाद इसमें फ्रेश बैसिलस बैक्टीरिया एंटर करवाए इसी भेड़ में जिसमें इन्होंने पहले वीक बैक्टीरिया एंटर कराए थे। तब इसको हल्के फुल्के लक्षण आए थे एंथ्रेक्स बीमारी के, लेकिन इसको बीमारी नहीं हुई थी। तो फिर इन्होंने इसके अंदर फ्रेश बैक्टीरिया जब एंटर करवाए तो इस शीप में ये शीप हेल्दी रही, इसमें कोई तरह की बीमारी नहीं हुई। और वही जो फ्रेश बैक्टीरिया थे वो इन्होंने एंटर करवाए जो कि जिस भेड़ में पहले से वीक बैक्टीरिया एंटर करवाए हुए नहीं थे और इसमें ये बीमारी हो गई और ये जो भेड़ थी ये मर गई। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये प्रूव किया कि इम्यूनाइजेशन की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करके अपन कुछ बीमारियों से अपन एनिमल्स को बचा सकते हैं। और इसके बाद से जो वैक्सीनेशन है ये बहुत इसको एक राह मिल गई और वैक्सीनेशन के क्षेत्र में फिर बहुत काम हुआ। और इसी तरह से इन्होंने एक कंसेप्ट और दिया, वो था वीरुलेंस, आक्रामकता। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी आक्रामकता के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि जो इससे पहले इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। इन्होंने ही बताया कि जो वीरुलेंस है ये जिस तरह से बढ़ती है, इन्फेक्शन जिस तरह से बढ़ता है, ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो बढ़ती है, इसी स्पीड से वो कम भी होते हैं। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनकी वीरुलेंस का पता लगने से कि ये कितने दिन की है और किस तरह से ये होगी और इसका फैलाव कि ये कुछ दिन की है, तो उतने दिन के लिए उसको जिसमें भी वो बीमारी हो गई है इसको आइसोलेट कर दिया जाता था कि जैसे ये बड़ी है वैसे ही कम हो जाएगी, कम से कम दूसरे एनिमल्स में तो नहीं फैलेगी। तो इसके फैलाव को रोकने में बहुत मदद मिली और इस क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हुई, जिसमें मेनली जो एक बीमारी थी मैड काउ डिजीज़, इस पर कंट्रोल पाया जा सका और एड्स के बारे में भी आगे प्रिवेंशन के लिए कार्य किया जा सका। इस तरह से लुईस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत काम किया और साथ ही केमिस्ट्री में भी इन्होंने काम किया, जैव विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया। ये मेन कंसेप्ट हैं जो कि एक्सपेरिमेंटली लुईस पास्चर ने जिनको प्रूव किया। कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में पहले से पता भी था, उस क्षेत्र में काम भी होने लगा था, जैसे द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ है, उसमें पहले कुछ साइंटिस्ट ने ये बात तो बता दी थी कि कुछ लिविंग क्रिएचर होते हैं जो देख पाना जिनको मुश्किल होता है, उनकी वजह से बीमारियां होती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम नहीं कर पाए थे। और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने का काम लुईस पास्चर ने किया। इन्होंने बहुत रिसर्च वर्क किया, एक्सपेरिमेंट से इन्होंने कंसेप्ट्स को प्रूव किया और बहुत सारे कंसेप्ट साइंस को दिए। आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।